हेलो गाइस। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग जब फैन ऑन करते हो एंड फैन ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है तो वो फैन गर्म हो जाता है। सिर्फ फैन ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर आप अपने घर में देखोगे, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, ज़्यादा देर तक आप लोग अपना फ़ोन भी अगर चार्जिंग पे लगा छोड़ देते हो तो वो भी जो है थोड़ा सा हीटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, जो भी आपके घर में हीट करता है, वो चीज आपकी जो है हीटिंग आती कहाँ से है? क्योंकि आप तो उसको कोई हीट देते नहीं हो, आप तो उसको देते हो करंट। आप उसको प्लग में करते हो एंड वो जो है हीटिंग प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी फिनोमिनन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल फिनोमिना है एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट बिफोर वी गोइंग ऑन टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। उसके बाद आपको जो है मैं हीटिंग इफेक्ट बताता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द पावर। पावर अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, अगर आप लोग जिम जाते हो तो जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर ज्यादा किस में होती है? जो ज्यादा बड़ा डंबल उठाता है, जो ज्यादा काम करता है कम टाइम में। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, जो ज्यादा काम करता है कम टाइम में, उसी को बोलते हैं कि उसमें पावर ज्यादा है। अच्छा, ये पावर हो गई नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर देखी जाए तो जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है कम टाइम में, उसकी पावर ज्यादा है। कम टाइम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है या फिर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो पावर का जो आपका फॉर्मूला होता है, पावर डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आता है। अगर नॉर्मल टर्म में देखोगे तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम। वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। आपको पता है वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। द कैपेसिटी टू डू वर्क पर यूनिट टाइम इज पावर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ये जो है नॉर्मल केस है, पर्सन के केस में है, किसी बंदे के केस में है, किसी जानवर के केस में है, और ये जो है आपका अप्लायंस के केस में है। अप्लायंस के केस में पावर को डिफाइन आप कैसे करते हो? आपकी पावर रेटिंग आती है 60 वॉट, 70 वॉट, बल्ब की, फैन की, मतलब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में, तो वो उसकी पावर होती है। अच्छा, अब यहाँ पर पावर की यूनिट, हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, 9th में हमने डिस्कस किया था, अब हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी बाय टाइम है, एनर्जी बाय टाइम। पावर की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होती है दैट इज वॉट, विच इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, वॉट। अब वही जैसे मैंने आपको पिछले 4 पार्ट में बताया था कि आप यूनिट की डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हो, 1 वॉट। अब आपको पता है एनर्जी की जो यूनिट होती है डायरेक्ट इज जूल्स, जूल्स 1 सेकेंड। तो 1 वॉट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड। व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, देन द पावर इज 1 वॉट। अगेन रिपीट करता हूं मैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, देन द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज 1 वॉट। ऐसे आप 1 वॉट को जो है डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि द पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज 50 वॉट, द पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब, बल्ब और फैन कुछ भी आप ले सकते हो, इज 50 वॉट। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने देखा था सीबीएसई में। तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब विल कंज्यूम 50 जूल्स ऑफ एनर्जी। वो 50 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा कितने टाइम में? इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 जूल्स। अब नॉर्मल सी बात है, अगर वो कंज्यूम ज्यादा कर रहा है तो वो आउटपुट भी ज्यादा देगा। इसीलिए आपके जितने ज्यादा वॉट के बल्ब आते हैं वो ज्यादा ग्लो होते हैं, और जो कम वॉट के बल्ब आते हैं वो हमारे कम ग्लो होते हैं। तो ये आपका सिंपल सा पावर का कंसेप्ट है। पावर इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो पावर की यूनिट होती है वॉट। उसके बाद एक पावर की बड़ी यूनिट भी होती है, बिगर यूनिट, दैट इज किलोवाट। 1 किलोवाट, केवीडब्ल्यू लिखते हैं, इक्वल्स टू 1000 वॉट। ये दोनों यूनिट आपको याद रखनी है। तो ये आपका पावर का कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपका आता है एनर्जी। अब जैसे हमने पावर को किया, ऐसे एनर्जी को करेंगे। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब आपको पता है पावर की यूनिट हो गई वॉट, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो एनर्जी की यूनिट जो है जूल्स होती है। वैसे अगर हमारी कमर्शियल एनर्जी की हम लोग बात करें, कमर्शियल यूनिट। अच्छा, कमर्शियल यूनिट का क्या मतलब है? कमर्शियल यूनिट का जो कमर्शियली यूज करी जाती है।
कमर्शियल यूनिट जो आपके घर में बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, या फिर आपने घर में मीटर देखे होंगे, मीटर में छोटी छोटी रीडिंग्स होती है, रीडिंग्स में नंबर्स लिखी होती है, वो जो नंबर्स लिखे होते हैं वो कमर्शियल यूनिट में होते हैं। जैसे आपने कभी अपने पापा मम्मी को कहते हुए सुना भी होगा कि हमारी जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो 500 यूनिट्स है या फिर 600 यूनिट्स है। 600 यूनिट्स से उनका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं पावर को जो है वॉट में ना लेके किलोवाट में ले लूँ, पावर को मैं किस में ले लूँ, किलोवाट में, एंड टाइम को मैं ले लूँ आर में, सेकंड्स की जगह आर में, तो आपकी जो उसकी यूनिट बनेगी, जो आपकी एनर्जी की यूनिट बनेगी वो कमर्शियल यूनिट बनेगी विच इज किलोवाट आर। अगर आप पावर को किलोवाट में लेते हो, टाइम को आर में लेते हो, तो आपकी एनर्जी की यूनिट बनेगी किलोवाट आर। अब आपको पता है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। तो अगर मुझे इसको वाट में करना हो तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और आर को अगर मुझे सेकंड्स में करना हो तो मैं 3600 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आपका, अगर मुझे इसको लिखना हो साइंटिफिक नोटेशन में, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स में लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो मेरा इतने जूल्स ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट है। जिनको ये समझ में आ गया कन्वर्जन, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो ये जो मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया यही आपका काम कर देगा। अगर आपको कभी कमर्शियल यूनिट निकालने के लिए भूला जाए तो आप क्या करो, नॉर्मल अपना आंसर निकालो जूल्स में, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो इससे। मतलब अगर आपको जूल्स से किलोवाट आवर में करना हो तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय दिस, इससे जो है आप डिवाइड कर दो। अगर इसका उल्टा किलोवाट आवर टू जूल्स में करना है, अच्छा जूल्स वही है, जूल्स कुछ नहीं है, वॉट सेकंड को ही मैं जूल्स कह रहा हूं यहाँ पर, वॉट सेकंड। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, वही अगेन सेम, मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डिवाइड कर दो। अगर मतलब अगर आपको बड़े से छोटे में करना है, किलोवाट आवर से जूल्स में करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, छोटे से बड़े में करना है जूल से किलोवाट आवर में तो उससे डिवाइड कर दो। तो ऐसे आप जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, किलोवाट आवर को हम एक और नाम से जानते हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसी को बोलते हैं यूनिट्स। जैसे मैं आपको इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मैं आपको कहता हूं द हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ माई हाउस, मेरे घर की जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है माई हाउस इज 250 यूनिट्स फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। कैलकुलेट इट इन जूल्स। अगर मुझे इसको जूल्स में कन्वर्ट करना हो, मैं कह रहा हूँ 250 यूनिट्स है। अब 250 यूनिट से वैसे इतनी होती नहीं है, बहुत ही ज्यादा होती है इससे मेरे हाउस होल्ड की कंजम्पशन। 250 यूनिट से बहुत ज्यादा होती है, मतलब 250 यूनिट्स है। अब 250 यूनिट्स को, 250 यूनिट्स का मतलब क्या है कि 250 किलोवाट आवर है। 250 किलोवाट आवर को अगर मुझे जूल्स में करना हो तो मैं क्या करूंगा, किलोवाट आवर टू जूल्स में मल्टीप्लाई करना है बस मुझे। तो 250 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो जितना भी जो है मेरा आंसर आएगा वो मेरे जो है जूल्स में कंजम्पशन आ जाएगी। तो इजीली जो है आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। यही चीज आप लोगों ने 9th में भी सीखी थी, वहां थोड़ी कम समझ में आती है, यहाँ थोड़ी ज्यादा समझ में आती है क्योंकि यहाँ पर बोर्ड्स होने वाले हैं। तो यहाँ समझ लो या वहां समझ लो, बात एक ही है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि इससे आप अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोगों को तो जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे हमें तो होमवर्क भी मिला था, ऐसा ही कुछ मिला था जिसमें बिल विल जो है कन्वर्ट करना था। मुझे नहीं समझ में आया था उस टाइम, बट अब समझ में आ रहा है। तो ये आपका कन्वर्जन था। अब हम अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सबसे पहले मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आप लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट किया, प्लग से कनेक्ट किया, आपने प्रेस को ऑन किया, मान लो आयन करने के लिए उसको ऑन किया, तो आपका जो वहां से आ रहा है करंट आ रहा है। करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है? एक्चुअल में होता क्या है, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनके अंदर एक हाईली रेजिस्टिव रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिससे कि वो सारे करंट को एक जगह पे रोक देता है। और वो सारा करंट जो है, अब मान लो यहां से मेरा करंट आ रहा है, मैंने क्या किया, करंट को एक पर्टिकुलर जगह पे हाईली रेजिस्टिव लगा दिया, तो यहां पर जो है करंट स्टॉप हो गया। अब करंट स्टॉप हो गया तो वो किसी ना किसी फॉर्म में तो बाहर निकलेगा, किसी ना किसी एनर्जी में तो कन्वर्ट, तो वो बाहर निकल रहा है हीट की फॉर्म में। तो इसी तरह से आपके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करते हैं। अच्छा, वो थोड़ा बहुत हीट क्यों हो जाता है? क्योंकि बाकी मैक्सिमम 90% तो जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका आयन में हेल्प करता है। बट कभी कभी जब ज्यादा हो जाता है करंट
इतना हाईली रेजिस्टिव है तो वो आगे भी चला जाता है हीटिंग की फॉर्म में। तो इसीलिए अगर आप फैन ज़्यादा टाइम तक चला के रखते हो तो वो आपका जो है हीट हो जाता है। अब आप ये देखो, इसको मैं आपको और आगे समझाता रहूंगा। वी नो दैट अ बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन। मतलब जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जनरेट किया तो वो उसने इलेक्ट्रॉन को मोशन में कर दिया, जिससे कि करंट जो है फ्लो हो गया। अब वो जो करंट की एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज मे बी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क। मतलब कुछ तो जो है फैन को रोटेट करने में हेल्प कर दी है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। रेस्ट ऑफ द एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैजेट। अब ये जो मैंने आपको आयन का केस बताया था ये एक अलग केस था। फैन का क्या होता है, फैन में आपने बटन ऑन किया, बटन ऑन से करंट आया, करंट से जो करंट की जो एनर्जी है आपकी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो मैकेनिकल एनर्जी में मैक्सिमम तो कन्वर्ट हो गई 90-95% पर जो 4-5% बचेगी वो क्या है, हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो इसीलिए वो जो उसको जो है गर्म कर देगी। जितना आपकी क्वालिटी अच्छी होगी फैन की उतना ही वो हीटिंग कम प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए आपके एमआई के फ़ोन जो है ज़्यादा हीट होते हैं, एप्पल के फ़ोन कम हीट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छे अप्लायंस उन्होंने यूज़ करे हैं, वो मैक्सिमम एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। ओके अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एप्पल को प्रमोट कर रहा हूँ, ये बस एक एग्जांपल है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमेशा जो है आउटपुट अच्छा देगी और प्रॉब्लम कम करेगी। तो ये हमारा हमेशा होता है जो मैंने आपको बता दिया। इफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू द बैटरी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब अगर आपने अच्छा वही जो मैंने आपको बताया अच्छे रेजिस्टर्स कनेक्ट करे हैं तो वो पूरा का पूरा हीटिंग की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जैसे हमारा आयन के केस में होता है, आयन हीट नहीं होती जल्दी से, अगर आप अच्छी कंपनी की उसको लेते हो तो वो सारी की सारी जो है हीट जनरेट होती है, जिससे आपके कपड़े जो है प्रेस होते हैं। इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही इफेक्ट जो है आपका यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन में, बल्ब में। बल्ब का मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता है वहां पर आपका एक मेटल यूज होता है जिसको बोला जाता है टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है W, उसमें जो आपका ऐसे ऐसे करके जो लगा होता है वहां पर ये टंगस्टन होता है, और ये हाईली रेजिस्टिव होता है, जो करंट को रोक के रखता है। रेजिस्टेंस हाई होती है, हाई रेजिस्टेंस जब भी जो करंट आता है वो उसको रोक के रखता है, एंड उसको जो है ना तो वो मेल्ट होता है, वो उससे ग्लो करता है, हीट में जनरेट करता है। एंड ऑल्सो जो बल्ब में जो आपकी गैसेज होती है, दो गैसेज आपकी उसमें होती है, दैट इज आर्गन एंड नाइट्रोजन। ये दो सिंपल फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके तो ये आपका बल्ब का कैसे हीटिंग इफेक्ट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको और रीड कर लो तो आपको और अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। अब हीटिंग इफेक्ट में हमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन नहीं करनी है, यहाँ पर एक डेरिवेशन है जो कि हमारे जूल्स सर ने दी थी, जिन्होंने यूनिट दी थी एनर्जी की, जिनके नाम पे एनर्जी की यूनिट है। उन्होंने एक डेरिवेशन भी इसकी दी थी जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। वो डेरिवेशन भी पेपर में इसी साल आई थी 2020 में, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी आती रहेगी। कंसिडर करंट आई फ्लोइंग, तो ये मैंने एक सिंपल सर्किट ले लिया, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, एक रेजिस्टर है आर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, एंड T जो है टाइम है जिसकी ड्यूरिंग विच Q चार्ज फ्लोज। अब आप देखो ये तो सिंपल बातें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी। आपको पता है V का जो फॉर्मूला होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन ओवर चार्ज होता है, जो मैंने आपको बताया था, V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो वर्क डन इन मूविंग का चार्ज, अगर आप यहां से वर्क डन निकालोगे, वर्क डन क्या आ जाएगा, VQ आ जाएगा मेरा। तो वर्क डन जो है मैंने यहां से वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन इज VQ, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज VQ। तो ये मेरा फर्स्ट चीज आ गई। अब आप देखो VQ जो है काम करना है उसको, अब मुझे पावर निकालना है। पावर मैंने क्या निकाला, पावर होता है मेरा वर्क अपॉन में टाइम, या एनर्जी अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क मैंने निकाल लिया, वर्क मेरा होता है VQ, टाइम मेरा T। अच्छा Q बाय टी क्या होता है, Q बाय टी आपको पता है, Q बाय टी होता है आपका I, मतलब करंट, तो ये आ जाएगा VI। तो यहां से मेरा पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे फॉर्मूला मिल गया, दैट इज पावर VI। ये पावर कौन सी है, ये पावर इनपुट की पावर है, जो आप उसको करंट दे रहे हो उसकी पावर की बात हो रही है यहाँ पर। जो करंट अंदर जा रहा है वो इनपुट है, तो उसका जो पावर का फॉर्मूला होगा वो होगा VI। आपको पता है इसी फॉर्मूले से मैं 2-4 फॉर्मूले ड्राइव कर सकता हूँ। कैसे, इसको मैं सेकंड लिख देता हूँ। जैसे आपको पता है V इक्वल्स टू IR, अगर मैं V की जगह IR डाल दूंगा तो P मेरा I² R आ जाएगा, या फिर I की जगह मैं V बाय R डाल दूंगा तो मेरा V² बाय R भी आ सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपके यूज हो सकते हैं, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है ये आपका, बट ये वैसे न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकते हैं।
अब ये तो मैंने इनपुट की बात करी, जो मैंने इनपुट दिया है, करंट दिया है। नेक्स्ट मेरा आउटपुट भी होगा। आउटपुट क्या होगा? दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट, हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो एनर्जी का जो मेरा फॉर्मूला होता है दैट इज पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। एनर्जी को मैं एच लिख देता हूँ क्योंकि हीट की फॉर्म में है, एच इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर का मैंने ऊपर फॉर्मूला क्या निकाला है? वी आई, तो वी आई टी। अच्छा, वी मेरा आई आर होता है, तो मैं यहाँ से एक और चीज निकाला, आई स्क्वायर आर टी। ये मेरा हीट का जो है फाइनल फॉर्मूला है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसी चीज को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये एक लॉ है। ये क्या कहता है? यहाँ से आप देखोगे जो हीट जो है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है आई स्क्वायर के, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यहाँ पर ये गिवन है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा टाइम होगा, उतनी ही ज्यादा हीट होगी। ये आपकी एक नॉर्मल सी भी बात है भाई, जितनी ज्यादा देर आप प्रेस को ऑन रखोगे उतनी ज्यादा उसमें हीट जनरेट होगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंट होगा, जितना ज्यादा उसकी रोकने की कैपेसिटी होगी, क्योंकि करंट को रोकेगा जब भी तो हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो उतना ही ज्यादा जो है आपकी हीट जनरेट होगी। ये आपकी 9 छोटी सी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, 2-4 फॉर्मुलोज को कंबाइन कर रखा है और ये उसका सर्किट है। ये अगर आप पूरी लिख के आते हो 3 से 4 नंबर की आपकी पेपर में आती है, एंड इजीली जो है सॉल्व हो जाएगी। अब हम इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके इन्हीं फॉर्मुलों से होने हैं, एंड एनसीईआरटी में ही जो है आपकी गिवन है। चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया है, बस अब आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं, एंड एक वीडियो में वो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बैक क्वेश्चंस कराऊंगा। आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि हमारे लिए फर्स्ट है, बाकी एनसीईआरटी में या तो इंटेक्स्ट में होगा या फिर आपके बैक क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा या फिर सॉल्व में मिलेगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे है तो ये इतना 840 वाट जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एंड मिनिमम रेट पे 360 वाट जो है एनर्जी कंज्यूम हो रही है। उसके बाद वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। देखो यहाँ पर 2 अलग अलग केसेस हैं, एक तो मैक्सिमम रेट पे, एक मिनिमम केस पे, तो इसको जो है हम अलग अलग ले लेते हैं। ये जो है मैक्सिमम रेट पे है, मैक्सिमम रेट, एंड इसको जो है मिनिमम रेट पे ले लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ये देखो आपको दिया गया हुआ है, आपको 840 वाट 360 वाट। वाट में क्या होता है? पावर होती है, तो पावर इक्वल्स टू 840 वाट। कंज्यूम्स एनर्जी लिखा है बट ये एनर्जी नहीं है, ये पावर है। आप यूनिट से पता लगा सकते हो कि कौन सा। अच्छा, मैक्सिमम पे 840 है, 840 वाट यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 360 वाट। ठीक है, ये इतना हमें पता लग गया। एंड वी आपको पता है, वी कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल। अब आपको क्या निकालना है? आपको करंट निकालना है दोनों केसेस में, एंड रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला आप याद करो, P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, तो P इक्वल्स टू वी आई आप दोनों में सब्स्टिट्यूट करोगे, P बाई वी आपका जो है I आ जाएगा, I P बाई वी होता है, P आपका है 840, V आपका है 220, तो यहाँ से आप जो है इसको निकाल सकते हो। 22 2 11 जा 242, 11 बाई 42, 11 बाई 42 आपका जो भी आएगा डेसिमल में, 11 3 जा 33, 7 2 9 90, 11 8 जा 88, 3.8 एम्पियर्स जो है इसमें करंट आ गया। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर भी आपका अगेन P बाई वी, तो P आपका 360 है एंड V आपका 220 है। 360 बाई 220, अगेन 2 11 जा 2 18 जा 18 बाई 11, जो कि आपका अगर पॉइंट में निकालोगे तो 1.6 एम्पियर। यहाँ पे 1.6 एम्पियर करंट फ्लो होगा, वहाँ पर 3.8 एम्पियर। नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में V बाई आई आएगा। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी में भी थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लगी कि उन्होंने I जो है पॉइंट में ले रखा है, बट ये पॉइंट में हमारा एग्जैक्ट थोड़ी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्रैक्शन में ही ले लेता हूँ। मुझे उसको पॉइंट में क्यों लेना है? V मुझे पता है मेरा 220 है, I मुझे क्या है 42 बाई 11 ले लेता हूँ मैं, तो 42 इंटू 11 यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 221 जा 200, जितना भी आपका आएगा मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐसे जो है निकाल सकते हो। ओके, ऐसे ही आप इसका भी जो है R निकाल सकते हो। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। देखो बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं है, अगर मैं आपको एक एक करके सारे फॉर्मूले बताऊं। पहला फॉर्मूला जो हमने किया था I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तीसरा फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद P इक्वल्स टू वी आई। अब इससे आपका आई स्क्वायर आर भी बन सकता है और इससे आपका वी स्क्वायर बाय आर भी बन सकता है। एंड लास्ट जो आपका आता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी।
ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लो, यही फॉर्मूले बस आपके जो है पावर और एनर्जी के सारे न्यूमेरिकल्स इजी से सॉल्व हो जाएंगे। पावर एनर्जी का आपको कंसेप्ट आते हैं और ये 5 फॉर्मूलों से जो है पूरे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट था। सेकंड देखते हैं अब हम। सेकंड क्या कह रहा है, 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। अब 100 जूल्स है, जूल्स क्या होता है, जूल्स एनर्जी होती है, हमें पता है। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूं कि मुझे यहाँ पर एनर्जी जो है वो कितनी गिवन है, 100 जूल्स इन ईच सेकेंड। तो टाइम कितना है, टाइम मेरा 1 सेकेंड है एंड 4 ओम जो है मेरा रेजिस्टेंस है, 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हीट मुझे गिवन है। अब देखो 100 जूल्स पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे रिलेटेड है, P इक्वल्स टू VI वाला तो नहीं लग सकता क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो आपका एक फॉर्मूला हीट का मैंने बताया था, I²RT, हीट इज इक्वल्स टू I²RT। अच्छा I भी मेरे पास नहीं है बट मेरे पास V है, मुझे पता है। अच्छा V तो सॉरी मुझे निकालना है, I मेरे पास यहाँ पर नहीं है, R मेरे पास है, T मेरे पास है, H मेरे पास है। ठीक है, तो मैं H को ले लेता हूँ 100 जूल्स क्योंकि एनर्जी हीट की फॉर्म में ही बाहर होती है। I², R मेरे पास इंटू 4 और टाइम मेरे पास 1 है। तो I² मेरा यहाँ से जो आ गया वो मेरा आ गया 25। अगर I आप निकालोगे तो मेरा आ जाएगा 5। अब I मेरा निकल चुका है, मुझे ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल्स टू IR, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। R मुझे पता है 4 है एंड I 5 है, तो I 5 R 4, 5 4 20 वोल्ट मेरा जो है ये आ गया। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2 मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं, ये थर्ड है एंड ये आपका फोर्थ है एज पर आर सेशंस। कंप्यूट द हीट, अब इसमें आपको हीट निकालनी है। तो सबसे पहले हीट का फॉर्मूला लिख लो, I²। देखो फॉर्मूला लिखने से आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज आपको नहीं पता है एंड उसमें से आप कहीं और से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब ये 96,000 कूलम्स दे रखा है। 96,000 कूलम्स मेरा होता क्या है, क्यू होता है, चार्ज होता है। अब मुझे यहाँ से देखो देखते ही पता लग रहा है कि कूलम देखा तो कहीं ना कहीं वो टाइम से अपने आप रिलेट कर लेगा। कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, टाइम जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है 1 आवर का। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, क्योंकि कूलम के साथ हमेशा सेकंड्स रिलेट होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V इज इक्वल्स टू 50 वॉट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे I चाहिए, R चाहिए, T चाहिए। मेरे पास T है ऑलरेडी, R मैं नहीं V और I से निकाल सकता हूँ, I मैं Q/T ले सकता हूँ। जैसे देखो अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, बिल्कुल डायरेक्ट बताता हूं, H इज इक्वल्स टू I²RT। I का फॉर्मूला होता है Q/T, तो Q²/T² भी लिख सकता हूं। R का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू IR, तो V/I हो जाएगा, V/I इंटू T। अच्छा V/I से एक I तो यहाँ पे कट ही जाएगा, मतलब ये Q/T जो है I² ही तो है, तो ये खाली Q/T बचेगा इंटू V इंटू T। T से T भी काट दो तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन गया Q इंटू V। तो Q आप 96,000 और V जो है आपका वो आपका है, V आपका गिवन है 50 वॉट, तो 50 आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ये आपका बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच है। अगर आपको ये समझ में नहीं आई, ये डायरेक्ट अप्रोच, ये फॉर्मूले में थोड़े सा मैंने चेंज किया है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप यहां से पहले I निकाल लो, Q/T करके, Q/T करके आपका I निकल जाएगा, I आपका निकल गया। उसके बाद I आपको पता है, V आपको पता है, R निकल जाएगा ओम्स लॉ से, आप फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन रहती है, वो आप लोग कर सकते हो। फोर्थ आप देखो, फोर्थ क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। अब रेजिस्टेंस क्या दी हुई है यहाँ पर, 20 ओम। करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, बस मुझे इसी की 2 की जरूरत है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। रेजिस्टेंस जो है मेरा 20 ओम, करंट कितना है 5 एम्पियर एंड मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स, तो ये तो मेरा डायरेक्ट ही हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू I²RT। I आपका 5 5 25, R आपका 20 है, टाइम आपका 30 है, तो 25 2 50, 50 3 150, 150 इंटू 100, तो 15,000 जूल्स आपका जो है आंसर आ जाएगा इसका। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और सारे आपके एनसीईआरटी के हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज डालनी है, आपको फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आप देखोगे, फिफ्थ क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। तो V कितना दिया हुआ है आपका, 220 वोल्ट। ठीक है जी, करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। आपको पावर निकालना है, पावर इज इक्वल्स टू VI, तो 220 इंटू 0.5 हाफ कर दो तो 110 जूल्स। सिंपल फॉर्मूला लगना था, सिंपल वही 4-5 फॉर्मूले हैं, उन्हीं को मैं लगाए जा रहा हूँ, उन्हीं से मेरा इजिली जो है आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट थोड़ा सा आपका कमर्शियल एनर्जी वाला टॉपिक का है। पावर दे रखा है यहाँ पर 400 वाट। पावर कितना है मेरा 400 वाट, रेटेड 400 वाट, ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे। कितनी देर चलता है, ध्यान देना, 8 आवर्स अ डे। एक दिन में, वन डे में चलता है वो 8 घंटे। और मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी, निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट इन 30 डेज एट दैट। मतलब आप ये अपने घर की तरह मान के चलो, आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 400 वाट, उसको आप 8 घंटे चलाते हो दिन में, उसको आपको ये निकालना है कि वो आपको कितना खर्चा देगी। अगर आपका जो बिल है, बिल जनरेट होता है कि 1 यूनिट का आपको 3 रुपीज जो है पे करना है, मतलब 1 किलोवाट आवर का 3 रुपीज पे करना है। अब सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले मैं एनर्जी निकालता हूँ। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब मैंने आपको बताया था अगर मुझे किलोवाट में करना है तो मैं पावर को किलोवाट में लूंगा, तो 400 को वाट में है, किलोवाट में करने के लिए मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो ये मेरा हो गया किलोवाट में। टाइम मेरा आवर्स में, 8 आवर एक दिन का है, तो मेरा 30 डेज का 30 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये मेरा जो है पावर आ गया किलोवाट में, और आवर्स में मेरा जो है टाइम आ गया। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ एनर्जी। अगर आप इसको यहाँ से ये कट गया, 2 से चला गया, 8 3 24, 24 4 96, या फिर 4 3 12 8 96। तो एनर्जी मेरी आ गई 96 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 3 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट 96 की कितनी हो जाएगी, 96 इंटू 3 रुपीज, तो ये कितनी हो गई, 300 होना चाहिए, 12 कम कर दो, 4 8 12, तो ये आपकी होगी ₹288। तो इतना बिल जो है आपको पे करना है। समझ में आ गया आएगा, आई होप आपको। देखो एनर्जी पावर इंटू टाइम होता है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, पावर को मुझे लेना था किलोवाट में और टाइम को मुझे लेना था आवर्स में। अब 8 घंटे एक दिन में चलता है, तो 30 दिन में 30 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये मेरा टोटल टाइम जितनी देर वो चलेगा, एंड ये मेरा किलोवाट में आ गया। उसके बाद मेरे एनर्जी आ गई, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा एक महीने में। एक एनर्जी 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 3, तो 96 कितनी हो जाएगी, 288 रुपीज। तो ये मेरा कमर्शियल यूनिट का टॉपिक था, उसका न्यूमेरिकल है, तो ये भी जो है इजिली हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, ये तो आपका इंटेक्स्ट के 2 क्वेश्चन है, ये 7th है, ये 8th है हमारे अकॉर्डिंग। अब देखो पहला क्या है, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। अब जब ये वर्ड आ गया रेट, मतलब टाइम का जिक्र हो रहा है, एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट, रेट निकालना है, तो एनर्जी बाय टाइम क्या होता है आपको पता है, पावर होता है। तो इसका आंसर भी जो है क्या हो जाएगा, पावर। न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल 1 वर्ड है ये आपका। लास्ट क्वेश्चन अब हमारा बचता है। लास्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर takes 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। ओके, 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर उसमें बोला नहीं है क्या है, बट हमें पता है एम्पियर में क्या होता है, करंट। तो I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर, पावर आपको निकालना है, पावर का क्या होता है आपका VI, पावर का VI होता है। तो 5 इंटू 220, सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, 110 वॉट जो है मेरा पावर आ जाए। एंड द एनर्जी, अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, तो पावर इंटू टाइम, पावर आपका है 110 एंड टाइम आपका है 2 आवर विच इज 220 जूल्स। तो ये आपकी आ गई एनर्जी। तो आपने देखा कितने सिंपल न्यूमेरिकल है पावर एनर्जी के। मुझे समझ नहीं आता बच्चे क्यों इस टॉपिक से इतना डरते हैं। लास्ट पार्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मैंने आपको पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज है पूरी आप लोग देखिए। आई कैन गारंटी कि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो ना समझ में है। बट अगर इनकेस ऐसा कोई टॉपिक होता है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक जो है हमें अच्छे से समझ नहीं आया, ये वाला आप दोबारा समझा दो, या जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो, ताकि ये पूरी जो 5 वीडियोस जो मैंने बनाई है उसके सारे नोट्स जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस तो ये सारे आपके चैप्टर से ही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आप लोग जो भी मैं वीडियो बनाऊं, आई नो मेरा चैनल अभी नया है, ज्यादा वीडियोस मैंने अभी नहीं दी है, बट लास्ट तक, सेशन के एंड तक, जब तक आपके बोर्ड्स होंगे, जब तक मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो, साइंस की भी, मैथ्स की भी मैं डाल दूंगा उस पर। एंड कुछ ऐसी चीजें भी मैं उस पर डालूंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में भी। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।